देखिए सीआरपीसी में इधर लास्ट से आपका पढ़ाया जा रहा था, और लास्ट में आपका दो तीन धाराएं बची हैं जो आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। और कम से कम इधर लास्ट में दो तीन धाराएं अच्छे से तैयार रखिएगा। एक आपका 479 पूछी जाती हैं, और काफ़ी पूछा गया। फिर एक बार हम, यानी कि आपका, बैठिए भाई जल्दी। कहाँ तफरी मचा रहे हैं मौर्य जी, बैठना नहीं है। हाँ, कहाँ घूम रहे हैं, समझ से आया करिए। सो रहे हैं क्या आजकल? सोइए ना, देखा देखी। बात कर रहे थे ना। बात करने का समय है कि पढ़ने का समय है? सोइए ना ज़्यादा, और देखा देखी ना सोया करिए कि आसपास के लोग सो गए हैं तो हम भी सो जाएं। 10, ये समय बचा है, ये पढ़ने का समय है। सोते जागते और आपका सोते हुए बड़बड़ाते पढ़ते रहिए। अब ये नहीं कि एकदम नींद में भी याद करते रहिए। तो एक क्वेश्चन याद रखिए कि अगर आपका बड़बड़ाते हुए या निद्रा में कन्फेशन किया जाए, पूछा गया था पिछली बार क्वेश्चन भी तो आपका साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी स्वयं से की गई संस्वीकृति पिछली बार आया था, या हो सकता है निद्रा में की गई, बड़बड़ाते हुए की गई। तो ये सुसंगत होगी कि विसंगत? सुसंगत। साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी क्वेश्चन पिछली बार आया था। तो भाई एकदम दिमाग स्थिर करके आप सोते जागते नहाते खाते फिल्म देखते पढ़ते रहिए, यही आशा की जा रही है। देखिए आपका 479, 479 से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है, प्री में भी बना है। प्री में आपका जो क्वेश्चन बना है कि वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट पर्सनल रूप से इंटरेस्टेड है, हितबद्ध है, तो सामान्यतः आपका नेचुरल जस्टिस से उठाइएगा। प्राकृतिक न्याय का तीन सिद्धांत हैं। पहला आरडी अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो। दूसरा रूल अगेंस्ट बायस। और तीसरा रीजन डिसीजन। तो अब क्वेश्चन बन सकता है कि 479 में आपका कौन सा सिद्धांत समाहित है? तो बायस का, यानी कि पक्षपात के विरुद्ध नियम का। यानी कि पक्षपात तीन प्रकार से हो सकता है। एक आपका विषय वस्तु संबंधी पक्षपात, दूसरा धन संबंधी, और तीसरा संबंधों से, यानी कि आपका व्यक्तिगत, जो मामा दादा नाना है, ये आपका जो रिलेशन है, ये व्यक्तिगत आपका पक्षपात होता है। तो अगर जज साहब का बेटवा ही अभियुक्त है, तो जज साहब को ऐसे मामले को देखना चाहिए कि नहीं? नहीं। तो क्या करना चाहिए भाई? ट्रांसफ़र कर दें दूसरे को। लेकिन कब ऐसे मामलों में वही अपवाद पूछा जाता है कि वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट कब ऐसे मामलों का जांच विचारण कर सकता है जिसमें वह पर्सनल रूप से इंटरेस्टेड है? तो जिस न्यायालय में उसके निर्णय की अपील होती है, उस अपील न्यायालय की अनुज्ञा से। अब ये नहीं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना मारिएगा। एक शब्द बस देखना है कंपटीशन के लिए, किसकी अनुज्ञा से? अपील न्यायालय की। यही क्वेश्चन बार बार आप, यानी कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया जा सकता है यदि अपील न्यायालय इसकी क्या दे दे? इजाजत। बस एक लाइन याद करना है। इसके बाद 480 छोड़ दीजिएगा, 481 भी। अब 482, 483 और 484, ये तीन धाराएं क्रम से पढ़नी है। 482 ज़्यादा पूछा जाता है। उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति, इसको सीपीसी में बहुत अच्छे से बताया भी था शाम वाले पीरियड में। फिर एक बार देखिए। देखिए आपका जो अंतर्निहित शक्ति है, इसको बिहार में जब जाएंगे
तो कभी भी अंतर्निहित न लिखा है, सहज लिखा है। तो तीन चार लाइन लिख लेना है। सहज शक्ति या निहित शक्ति या समाहित शक्ति या अंतर्निहित शक्ति, जो भी शब्द दे आपका एक ही है ये, इनहेरेंट पावर। आपका जो जे में पूछा गया था पिछली बार 2018 में कि निहित है कि प्रदान की गई है, तो प्रदान नहीं की गई है बल्कि क्या है, वेस्टेड है। अब इसको आपका ये शक्ति का आधार क्या है, थोड़ा शुरुआती दौर से हम शुरू करते हैं। जूरिस कार्पस से इसको उठाया जाता है। जूरिस का मतलब ला और कार्पस यानी कि बॉडी। न्यायालयों को विधि का शरीर माना जाता है और ये माना जाता है कि विधायिका चाहे कितना ही बड़ा कानून बना ले, ये संभव ही नहीं है कि उस कानून में सभी समस्याओं का समाधान कर दे। अतः आपका जिस बारे में प्रावधान आपका कानून में नहीं होता, उस बारे में न्यायालयों को ये पावर वेस्टेड रहता है। पहले कानून बनने के पहले से ही ये पावर न्यायालयों में अंतर्निहित है, समाहित है या सहज है कि वे जो बातें कानून में नहीं लिखी गई है, उन बातों के बारे में वह जो उचित समझे, न्यायपूर्ण समझे, साम्या के आधार पर समझे, शुद्ध अंतःकरण के आधार पर समझे, निर्णय दे सकता है। ये पावर सीआरपीसी की धारा 482 में केवल और केवल उच्च न्यायालय में निहित है। ये पूछा गया कई बार कि उच्च न्यायालय माने किसमें निहित है ये शक्ति, सहज शक्ति किसमें निहित है। 482 पूछे तो केवल और केवल हाई कोर्ट मार कर आइएगा, कोर्ट ऑफ सेशन न मारिएगा। कई बार ये क्वेश्चन आया है, केवल और केवल क्या, हाई कोर्ट। अगर यही आपका जो पिछली बार जे में क्वेश्चन बना था, सीपीसी की धारा 151 से बना था, अगर वहाँ भी बना था मॉडल, तो अगर सिविल मामलों में आए इनहेरेंट पावर तो 151 मारिए, किस सिविल न्यायालय में निहित है, सभी। वहाँ आपको सभी मारना है, किस सिविल न्यायालय में निहित है, सभी। यही पावर सुप्रीम कोर्ट में भी निहित है कि जो संविधान में नहीं लिखा है उसके बारे में वह जो चाहे सो फैसला दे। 142 तो दो धाराएं और एक अनुच्छेद एक साथ। सीआरपीसी की धारा 482 केवल किस में, हाई कोर्ट में। सीपीसी की धारा 151 के तहत सभी सिविल न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर कहाँ है, 142। एक साथ याद रखना। 483 आ जाइए। 483 जब भी पढ़िएगा एक संविधान का अनुच्छेद जोड़ लीजिएगा, 335। हाँ 235, देखिए 335 नहीं भाई वो गलत हो जा रहा है आज आपका। लिखिए भाई आपका संविधान का अनुच्छेद 235 जोड़कर पढ़िएगा। फिर एक बार संविधान का अनुच्छेद 235 बताया जाए। 233 से याद रखिएगा। 233 एचजेएस की नियुक्ति, पीसीएजे वालों की 234, दोनों पर नियंत्रण 235 और परिभाषाएं 236। क्रम से याद रखिएगा। तो अब आइए 433 देखा जाए। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर सुपरविजन का नियंत्रण प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य। तो उच्च न्यायालय का ये कर्तव्य है कि उस राज्य में जितने न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय हैं उन पर उनकी देख रेख करे और यह सुनिश्चित करे कि मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का निपटारा शीघ्र और उचित रूप से, उचित रूप यानी कि विधि का पालन करते हुए, उचित रूप माने क्या, कानून का पालन करते हुए किया जाए। ये किसकी जिम्मेदारी है, उच्च न्यायालय की। तो जिला जजों और मजिस्ट्रेटों पर हाई कोर्ट कंट्रोल करता है। ये संविधान में भी किसकी जिम्मेदारी है, उच्च न्यायालय की।
और अनुच्छेद कौन सा है आपका 235। यहाँ केवल मजिस्ट्रेट दिया है, लेकिन संविधान में केवल मजिस्ट्रेट नहीं है, वहाँ न्यायाधीशों पर भी और किस पर, मजिस्ट्रेटों पर। तो व्यापक कौन अनुच्छेद हुआ, धारा हुई 483 व्यापक है कि संविधान का अनुच्छेद 235। तो 235 क्यों, क्योंकि वहाँ न्यायाधीशों पर भी और किस पर, मजिस्ट्रेटों पर। यहाँ केवल किस पर, 484 निरसन और व्यावृत्ति। आपका इसमें भी जानना है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ये सिद्धांत कहाँ दिया गया है, तो आपका 484 में। अंतिम धारा कौन है सीआरपीसी की, तो 484। देखिए आपका सिद्धांत पहले बनाइए। अगर किसी विषय पर पहले से कानून बना रहता है तो पहले वाला कानून समाप्त किया जाता है, तभी उस विषय पर नया बना कानून लागू किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में संविधान इसका उत्तम उदाहरण है। भारत शासन अधिनियम बना था, आपका वह भारत का संविधान ही था जो अंग्रेज बनाकर चले गए थे। तो जब तक हम उसको रिपील नहीं करते, आपका हमारा संविधान लागू नहीं होता, क्योंकि एक ही देश में दो संविधान नहीं चल सकते। तो एक को जाना होगा। तो अंतिम जो धारा रहती है, पुराने कानून को निरस्त करके और नए कानून को क्या किया जाता है, उसकी जगह लागू। तो संविधान में भी अंतिम अनुच्छेद कौन है, 395। वहाँ भी पुराने कानून को रिपील करके और हमने अपना संविधान क्या कर लिया है, लागू। तो सीआरपीसी में बैक हुई। आपका सीआरपीसी में कहीं अलग से लिखना चाहे तो सन लिख सकते हैं, पूछा जाता है। सर्वप्रथम पूरे भारत के लिए सीआरपीसी 1882 में बनाई गई, 1882। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम पूरे भारत के लिए जो सीआरपीसी बनाई गई वह किस सन में बनाई गई, तो सन गलत न हो, 1882 उसको निरसित किया गया। और फिर नई सीआरपीसी अंग्रेजों ने बनाई, वह किस सन में बनाई गई, तो 1998। 1998 नहीं, हाँ 1800 भाई, 1898, यानी कि 1898। पुनः जब हम आज़ाद हो गए तो भारत की संसद ने 1973 में आपका नई सीआरपीसी बनाई, और जो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई। तो 1 अप्रैल 1974 के पहले अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सीआरपीसी ही भारत में लागू थी। तो कम से कम अब अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सीआरपीसी को समाप्त किया जाएगा, तभी तो नई सीआरपीसी लागू होगी। तो समाप्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, रिपील या निरसन। तो चाहे धारा हो या अनुच्छेद हो, तो क्या रहता है, लास्ट। यानी कि लास्ट धारा सीआरपीसी की कौन है, 484। तो किस सीआरपीसी को रिपील किया गया है, 1898 वाली। लेकिन कुछ प्रावधानों को बचाया भी गया है, जैसे जो मुकदमे चल रहे थे, अपील चल रही थी, उनका क्या होगा, तो उसको क्या किया गया है, सेविंग भी। इसके बाद आइए आपका जो लास्ट से हमने शुरू किया था, आपका अध्याय 34 से आपका वो समाप्त हो गया। अब आइए आपका इधर से जो शुरू हमें करना है, आपका देखा जाए 395 से आ जाइए। एक क्वेश्चन आपका इधर से बनता है, आपका निर्देश अध्याय 30 पिछली बार बना था एपीओ में, पिछली बार आपका एपीओ में बना था यह अध्याय। अब 30 से शुरू किया जाए और इधर से आपका कह सकते हैं कि आगे बढ़ा जाए, 30, 31, 32, 33, 34। आपका इधर जो आपका मैंने 33 तक, इधर से अध्याय भी तैयार रखिएगा। अध्याय पिछली बार एपीओ में आपका ये चैप्टर पूछा गया था कि रिवीजन और निर्देश और पुनरीक्षण, रिफरेंस और पुनरीक्षण, आपका
किस अध्याय में सीआरपीसी के दिया गया है? तो चैप्टर नंबर 30 यानी कि अध्याय 30। अध्याय 30 आपका कहाँ से कहाँ तक है ये पहले देख लेना है। 395 से लेकर 405 तक एक क्वेश्चन बनने का चांस है। पिछली बार जो क्वेश्चन बना था वो 401 से बना था, 401 से। लेकिन 4-5 धाराएं भाई तैयार रखिएगा। आपका बिहार में जो क्वेश्चन बना था रिवीजन से वो थोड़ा अंदर से बन गया था कि रिवीजन न्यायालय का पावर क्या है। तो फिर दो नियमों पर गौर करिएगा कि पुनरीक्षण न्यायालय आपका दोष मुक्ति के आदेश को दोष सिद्धि में कन्वर्ट नहीं कर सकता। पुनरीक्षण वहीं कराया जाता है जहां अपील का कोई प्रावधान न हो। पुनरीक्षण में निर्णय आदेश, दंडादेश इत्यादि की वैलिडिटी की जांच की जाती है कि ये वैध हैं कि अवैध हैं। अगला, किसका पुनरीक्षण नहीं होगा? इंट्रालोकोटरी आर्डर या अंतर्वर्ती आदेश या इंट्रालोकोटरी आर्डर। इतना तो भाई कंसेप्ट जरूर बनाकर चलिए, आपका तभी काम करेगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि धारा से पूछा जाए। जो बिहार में पूछा गया है वह कंसेप्चुअल ये क्वेश्चन आए हैं। अब आइए निर्देश के बारे में पहले देखा जाए। आपका जब भी निर्देश पढ़िएगा तो सीपीसी कोरिलेट कर लीजिएगा, पढ़ाया जा चुका है 113। तो फिर एक बार बताइए सीपीसी की किस धारा में रिफरेंस दिया गया है? 113 में। प्रक्रिया किस आर्डर में? 46 की 47? हाँ, याद रखिए। फिर तीन धाराएं रटिए सीपीसी की, मिलाने के लिए कई बार आई है। 113 में रिफरेंस या निर्देश, 114 में पुनर्विलोकन और 115 में रिवीजन यानी कि पुनरीक्षण। 113 रीड विथ आर्डर 46, 114 रीड विथ आर्डर 47। पुनरीक्षण के लिए कोई आदेश नहीं है। कम से कम याद रखिएगा। आपका निर्देश का मतलब क्या हुआ? अब निर्देश थोड़ा सीपीसी और सीआरपीसी में भी है। तो सीआरपीसी में पूछे, एक बार पूछा गया है कि निर्देश के बारे में किस धारा में प्रावधान है? 395 में। और निर्देश के अनुसार निर्णय निचला न्यायालय सुनाए 396। वैसे सीपीसी में डिटेल में पढ़ा गया था, फिर हम बता दे रहे हैं। देखिए, किसी भी विधि को शून्य घोषित करने का पावर भारत में, बिहार में एक क्वेश्चन आया भी था, केवल भारत के दो न्यायालयों को प्राप्त है, एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत करता है, अनुच्छेद आगे पूछे तो, और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। इस पावर को ही जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन। ये उत्पन्न होता है अनुच्छेद 13 के तहत, प्रयोग किया जाता है हाई कोर्ट द्वारा 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 32। एकदम कंसेप्ट। अगर निचले न्यायालय क्रिमिनल न्यायालय है और किसी मामले पर विचार कर रहा है, उसके समक्ष कोई कानून है और उसे लगता है कि ये कानून संविधान के विपरीत है, यानी कि मूल मानक के विपरीत है, केल्सन के अनुसार ग्रैंड नॉर्म के क्या है? विपरीत। और हम तो घोषित नहीं कर सकते। और आज तक न तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे शून्य घोषित किया है, न उस उच्च न्यायालय ने जिसके हम सबऑर्डिनेट हैं, यानी कि जिसके हम क्या हैं? अधीनस्थ। तो निचला न्यायालय लिख पढ़कर निर्देशित मामले को कर दे किसको? सुप्रीम कोर्ट को कि हाई कोर्ट को? हाई कोर्ट को। किस हाई कोर्ट को? किसी भी हाई कोर्ट को कि जिसके वह अधीनस्थ है, जिसके वह अधीनस्थ है। हाई कोर्ट के अब हाई कोर्ट की राय मांग ले, निर्देश भेजकर हाई कोर्ट उस निर्देश पर राय देगा और एक धारा आगे बढ़ जाएगा 396। अब निचला न्यायालय उस राय के अनुसार उस मामले में क्या सुनाएगा? फैसला। तो निर्देश समाप्त हो गया, आपका बचा ही क्या?
यानी कि बचा ही क्या, निर्देश समाप्त हो गया। सीपीसी में भी सेम नियम है, बस ये है कि वो सिविल मामलों में लागू होगा। और आपका कौन सी धारा, 113। आपका अंदर से कभी क्वेश्चन नहीं बना है। अब आइए रिवीजन देखा जाए। पहले तो रिवीजन के लिए कम से कम मैं बता दूं, 3 धाराएं याद रखिए। एक तो रिवीजन कौन कर सकता है, और आपका सत्र न्यायालय रिवीजन की धारा में करता है, हाई कोर्ट किस में करता है, रिवीजन में क्या किया जाता है। अगर 3-4 आपका लाइन याद रहे तो प्री में गलत नहीं होगा। और जो शुरुआती दौर में हमने कुछ कंसेप्ट बनाया है वह तैयार रखना है। तो फिर एक बार देखिए, रिवीजन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधता तो नहीं बरती कार्यवाही में, अर्थात अगर निचला न्यायालय कोई निर्णय, डिक्री, आदेश इत्यादि पारित किया, कोई कार्यवाही किया और उसमें वह अनियमितता बरता, कानून का उल्लंघन कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में दो न्यायालयों को आपका रिवीजन का पावर है। न्यायालय निचले न्यायालय से कागज पत्तर मंगा लेते हैं, रिकॉर्ड मंगा लेते हैं। किसके लिए, वैलिडिटी या वैधता की जांच के लिए। तो पहला क्वेश्चन आया कि सीआरपीसी के तहत पुनरीक्षण का पावर किस किस न्यायालय को प्राप्त है, तो दो। कौन कौन न्यायालय मारेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। ये किस धारा में दिया गया है, 397। पहला कोई, अब देखिए 397 बैरक, उच्च न्यायालय या कोई सत्र न्यायालय, आपका दोनों को मारिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन चुका है कि रिवीजन कौन कर सकता है, उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे, दोनों। उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किस स्थित किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दंडादेश, आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य का सही आदेश था कि गलत के बारे में, और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्रवाइयों की नियमितता, यानी कि क्या वह सीआरपीसी की प्रक्रिया का पालन किया है कि नहीं किया है, के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से आपका मंगा सकता है। यानी कि अभिलेख मंगा सकता है निचले न्यायालय से और उसकी परीक्षा कर सकता है। और ऐसा अभिलेख मंगाते समय यह डायरेक्शन निचले न्यायालय को दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक, यानी कि जब तक कि हम वैधता की जांच न कर लें तब तक किसी दंडादेश का निष्पादन निलंबित किया जाए। यानी कि तुम सजा दे दिए हो, तभी वो सजा लागू होगी कि नहीं, नहीं। और यदि अभियुक्त परिरोध में है, यानी कि जेल में है, तो उसे अभी क्या किया जाए, छोड़ा जाए। तो आपका सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वे कार्यपालक हो या न्यायिक हो, वे आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हो या अपीली अधिकारिता का, आपका कह सकते हैं कि वह आपका न्यायाधीश से अवर समझे जाएंगे। यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या न्यायिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी न्यायाधीश से क्या समझे जाएंगे, नीचे। उपधारा 2 देखिए, उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसी अपील, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के बाबत नहीं किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपका, क्या इंट्रालोकोटरी आर्डर का रिवीजन होगा कि नहीं, नहीं होगा। क्लाज वाइज अगर पूछ ले तो अंडरलाइन करिए, बहुत अंदर जाकर अगर पूछे तो क्लाज पूछ सकता है कि जो वादकालीन आदेश होते हैं, मध्यकालीन आदेश होते हैं, इंट्रालोकोटरी आर्डर होते हैं, क्या उनका रिवीजन हो सकेगा कि नहीं, उनके रिवीजन पर कहाँ रोक लगाई गई है। तो अंडरलाइन कर लीजिए। बहुत अंदर जाए तो आपका क्लाज वाइज पूछ सकता है। वैसे बिहार उहार यूपी क्लाज वाइज कभी पूछा नहीं है, बस एक लाइन पूछा है कि इसका आपका रिवीजन नहीं होगा,
तो इंट्रालोकोटरी आर्डर का। आगे देखिए आपका खंड 3, यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय को या सेशन न्यायालय को किया जाता है तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उनमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी कि दोनों न्यायालयों को रिवीजन का पावर है। तो आप किसी एक न्यायालय में जाइए, ये नहीं कि इधर कोर्ट ऑफ सेशन में भी चले गए और कहाँ चले गए, आपका हाई कोर्ट एक में ही। इसको माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम से जोड़कर पढ़िएगा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भी मांग सकते हैं आपका मेंटेनेंस, और इस कानून के तहत दोनों विकल्प हैं, लेकिन जब मांगेंगे तो किसी एक कानून के तहत की दोनों एक। उसी प्रकार आपको दो विकल्प हैं कहाँ कहाँ रिवीजन कराने का, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन। तो क्या दोनों में एक ही बार चले जाएंगे कि कहीं एक जाएंगे? कहीं एक जाएंगे। ये कौन सा खंड है? 3। अब आइए आपका जो अगला धारा पढ़नी है इसमें देखा जाए आपका आपका 398 छोड़ दीजिएगा। जांच करने का आदेश देने की शक्ति, कम चांस रहता है पूछने का। 399 अंडरलाइन करिए, ये क्वेश्चन आ चुका है। कोर्ट ऑफ सेशन की पुनरीक्षण करने की शक्ति। तो जो आपका कोर्ट ऑफ सेशन है, आपका एक लाइन बस क्वेश्चन बना है कि सत्र न्यायालय आपका पुनरीक्षण की सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ किस सेक्शन में दी गई हैं? 399 में। अब अपर सत्र न्यायाधीश की शक्ति, अब ये है कि अगर अपर सत्र न्यायाधीश की शक्ति पूछे तो 400 में है। ये स्वतः आपका कह सकते हैं कि नहीं ये कर सकता रिवीजन, इसके द्वारा आदेश दिए जाने पर विशेष या साधारण सत्र न्यायालय। बहुत अंदर जाकर पूछे लेकिन कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन दिमाग में बैठाए रहिए। जो एडिशनल सेशन जज होता है वो सामान्यतः नहीं करेगा, लेकिन कर सकता है जब कौन उसे विशेष रूप से प्राधिकृत कर दे, कोर्ट ऑफ सेशन। यहाँ क्वेश्चन बनता है हाई कोर्ट द्वारा प्राधिकृत करने पर कोर्ट ऑफ सेशन, तो हाई कोर्ट न मारकर क्या मारना है? कोर्ट ऑफ सेशन। 401 पिछली बार पूछा ही गया है कि उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ किस धारा में है? 401। थोड़ा बहुत अंदर जाकर आपका पढ़ना है, क्योंकि दोष मुक्ति के आदेश को किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? दोषित। इसको थोड़ा डायरेक्ट हम बता रहे हैं। 401 देखिए, ऐसे किसी कार्यवाही के मामले में जिसका अभिलेख उच्च न्यायालय ने स्वयं मंगवाया है या जिसको उसे अन्यथा जानकारी हुई, वह धारा 386, 389, 390 और 391 द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 307 द्वारा सत्र न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकता है। और जब वे न्यायाधीश जो रिवीजन न्यायालय में पीठासीन है राय के रूप में समान रूप से विभाजित हैं, तब मामले का निपटारा 392 द्वारा उपबंधित रीत से होगा। यानी कि आपका मैंने मान लीजिए 4 जज थे, चारों जज हाई कोर्ट के रिवीजन कर रहे हैं, 2 कह रहे हैं कि निर्णय उल्टा जाए, 2 कह रहे हैं नहीं उल्टा जाए, तो चारों लोग अपना अपना निष्कर्ष निकालकर एक अन्य जज को दे देंगे और वही जज रेफरी या निर्णायक का काम करेगा। तो आपका रेफरी का सिद्धांत इसी को कहते हैं। एविडेंस की धारा में रेफरी का सिद्धांत है? 20 में। आपका सीआरपीसी में 392 में अपील में आ गया, और रिवीजन में रेफरी का सिद्धांत 401 के क्लाज 1, क्योंकि 292 क्या होगी? लागू। यही तो कहा गया है। और आर बनाम गोविंदा का केस याद रखिएगा, आईपीसी वाला 299 और 300 में अंतर का। वहाँ रेफरी कौन बनाया गया था? मेलवी। वहाँ रेफरी कौन नियुक्त किया गया? तो विवाद हो जाए तो एक और लोगों को क्या किया जाता है? मामला सौंप दिया जाता है, जिधर लुढ़क गया उधर फैसला हो जाएगा। अगला देखिए, इस धारा के अधीन कोई आदेश अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है
तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अभियुक्त की बातें सुन न ली जाए। यानी कि आडि अल्टम पर्टम का पालन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, लेकिन कब? जब आदेश से अभियुक्त पर लाभदायक प्रभाव पड़ता हो कि विपरीत विपरीत। तीसरा खंड आपका काफी महत्वपूर्ण है। यही आपका तीसरा और चौथा कई बार पूछा है। इस धारा की कोई बात उच्च न्यायालय को दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी कि रिवीजन न्यायालय क्या नहीं कर सकता, तो दोष मुक्ति को किसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता, दोष सिद्धि को यानी कि एक्विटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट करने का पावर है कि नहीं रिवीजन में? नहीं है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। और अगला, जहां इस संहिता के अधीन अपील हो सकती है किंतु अपील नहीं की गई है, वहां उस पक्षकार की प्रेरणा पर जो अपील कर सकता था। तो हमने पहले ही बताया कि जिन मामलों में अपील हो सकती है, आप रिवीजन में ना जाइए, कहाँ जाइए? अपील में। अगर आप अपील नहीं किए तो क्या रिवीजन करा सकते हैं? नहीं। यानी कि रिवीजन केवल और केवल उन्हीं मामलों में कराया जा सकता है जिनमें अपील सीआरपीसी के तहत संभव नहीं है। कॉन्सेप्ट देखिए, तीन चार कॉन्सेप्ट याद रखिए, मैं फिर एक बार बता दूं। पहला, इंट्रालोकोटरी आर्डर कि आपका रिवीजन नहीं होगा। दूसरा, दोष मुक्ति के उलट कर दोष सिद्धि नहीं किया जा सकता। तीसरा, जिन मामलों में अपील हो सकती है उसका रिवीजन नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण, ये पूछा जाता है अंदर से, भाई गलत न हो। अगला देखिए, पांचवा आपका कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए अपील हो सकती थी, पक्षकार ने सद्भावना पूर्वक ये देखा इस ये अपील ये नहीं है, रिवीजन के लिए एप्लीकेशन दे दिया, तो अब न्यायालय को लगता है कि सद्भावना पूर्वक कार्य किया है, तो उस एप्लीकेशन को अपील मान ले। भाई अपील मानकर क्या कर दे? कार्रवाई। इसके बाद आइए अगला जो आपका मैंने देखा जाए, आपका 402 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति। 403 पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प। तो रिवीजन में न्यायालय चाहे तो पक्षकारों को सुन भी सकता है या सुनने से क्या कर सकता है? इनकार। विकल्प होता है 403, 405। आपका जो भी रिवीजन में फैसला आया, निचले न्यायालय को क्या किया जाए? भेज दिया जाए। इस प्रकार आपका यह अध्याय समाप्त। अध्याय 33 आइए। अध्याय 31 से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है प्री में। एक क्वेश्चन का सब अध्याय है, एक क्वेश्चन। आपराधिक मामलों का अंतरण। एक तो सेक्शन याद करिएगा क्रम से। आपका पहले तो सेक्शन देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक ये है। अध्याय 31 तो 400 आपका 406 से लेकर 412 अध्याय किसमें है? आपराधिक मामलों का अंतरण। आपका अध्याय 31, इसको कोरिलेट करके पढ़ना है। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनता है। एक तो सेक्शन याद करना है 4-5, और कोई उपाय नहीं है उसका। हम क्रम बता देते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और फिर आपका लोअर कोर्ट यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन। तो 406 बताइए सुप्रीम कोर्ट, 407 में क्या है? हाई कोर्ट, 408 में कोर्ट ऑफ सेशन। ये तीन अनुच्छेद पहले धाराएं याद रखेंगे। जो अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर मिथ्या या तंग रूप से अंतरण के लिए एप्लीकेशन दिया गया है, तो हाई कोर्ट कितना प्रतिकर लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट कितना लगा सकता है, और सत्र न्यायालय कितना लगा सकता है? ये याद करना है, लिस्ट हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है आवेदन पर कि मामलों और अपीलों का अंतरण सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगा और हाई कोर्ट कैसे करेगा और आपका सत्र न्यायालय कैसे करेगा। तो कौन सुमोटो से नहीं कर सकता,
तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो से नहीं, कौन सुमोटो से कर सकता है? तो उसमें जो ऑप्शन बना है पहले मॉडल देख लीजिए। जैसे कि हाई कोर्ट मामलों का अंतरण आपराधिक मामलों का करता है, दे देगा हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, स्वप्रेरणा से निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर उपर्युक्त सभी। तो हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय आए तो उपर्युक्त सभी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या होगा? डिफर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले कोरिलेट हमें करना है। कोरिलेट जरूर याद रखिएगा। संविधान का पहले 2 अनुच्छेद लिख लीजिए अलग से, वहां से पूछा गया है। सबसे पहले आप संविधान के 2 अनुच्छेद याद रखेंगे। एक 139A पूछा गया है कई बार, उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपीलों और मामलों का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक किया जाता है? तो अनुच्छेद याद करके जाएगा, कई बार आया है। 139A। और यहीं आपका हाई कोर्ट का पूछे तो 228, अनुच्छेद 228 किसके लिए है? हाई कोर्ट के लिए। और सीपीसी आ जाइए, पूछा जाता है, उसको लिख लीजिए सीपीसी में। अगर जिला जज और हाई कोर्ट पूछे तो सीपीसी की धारा 24 मारकर आइएगा। सीपीसी की धारा 24 कहीं लिख लीजिए। जिला जज और हाई कोर्ट सिविल मामलों का अंतरण आपका सीपीसी की धारा के तहत करते हैं तो 24 मारकर आना है। कई बार क्वेश्चन बना है, कौन कर सकता है? हाई कोर्ट की, डीजे की, दोनों 24 में, दोनों। यही क्वेश्चन अगर सुप्रीम कोर्ट पूछ ले तो आपका एक धारा और सीपीसी में आगे बढ़ जाना है, वह 25 लिखिए, कहीं लिख लीजिए। 25 के तहत सिविल मामलों का आपका ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। यहाँ एक रकम भी पूछी जाती है कि अगर एप्लीकेशन तुच्छ या तंग करने वाला है तो उच्चतम न्यायालय आवेदनकर्ता पर कितना प्रतिकर अधिरोपित कर सकता है? अधिकतम 2000। उसको लिख लीजिए, कितना प्रतिकर अधिरोपित कर सकता है? अधिकतम 2000। किस पर? जो आवेदन दिया है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अच्छा, सतर्क रहना भाई आपको। अब आइए देखा जाए 406। देखिए अब क्या, तो 25 में ही तो बताया जा रहा है, और कहाँ बताया जा रहा है? भविष्य सीआरपीसी कहाँ शुरू हुई यार? फिर एक बार देखिए भाई, मैंने भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम है तो प्रेशर में ना आइए, इधर भी 12 को एग्जाम है। क्योंकि आईबी वाले अपना प्रेशर में थोड़ा आ गए हैं। प्रेशर में क्या आना है, सब पप्पू पास हो जाते हैं। बस ये है कि पप्पू को एक बड़ी गांधी छाप क्या करना पड़ेगा, सेंटर पर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। यानी कि आपका नियम ये है कि पहले तो कढ़ाई होती है, जब 1 घंटा बचता है तो 1000 दीजिए, 1000 साल भी ले लीजिए, साल बोलते हैं घूम घूम के। जब आधा घंटा बचेगा तो 500 रुपया पर आ जाएंगे कि 500 रुपया दे दीजिए और ये साल पेपर ले जाइए और सबसे बड़ी वकीलों की परीक्षा क्या कर लीजिए, पास। ये शाश्वत सत्य है, तमाम सेंटरों पर आपका ये काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। राजकाज है, सभी पप्पू पास हो जाते हैं। वैसे इतना पढ़े हैं कि 60-70 नंबर तो कर ही ले जाएंगे। अब इतना पढ़ने के बाद भी नकल करना पड़े तो अकल आपका बेकार है। आगे देखिए, अब वो सीपीसी में धारा, फिर एक बार देखिए। सीपीसी की धारा 25 में बताया गया कि अगर उच्चतम न्यायालय में एप्लीकेशन दिया गया है, उच्चतम न्यायालय ये समझता है कि ये एप्लीकेशन तंग करने के लिए दिया गया ट्रांसफ़र का या तुच्छ प्रकृति का है, तो एप्लीकेशन खारिज करके
जो एप्लीकेशन दिया है उस पर 2,000 रुपया अधिकतम क्या लगा सकता है, प्रतिकर, और ये पैसा विपक्षी को यानी कि जो एप्लीकेशन का क्या किया था, विरोध, उसको दिलवा सकता है। अभी सीआरपीसी में आया ही नहीं गया, अब सीआरपीसी में आई है धारा 406। देखिए भाई, आपका 2-3 क्वेश्चन यहाँ बनता है। एक तो सेक्शन आपको याद रखना, उसके बाद हम 2-3 टेक्निकल बताते हैं क्वेश्चन यहाँ। मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, क्लास 1 देखिए। जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि समीचीन माने आवश्यक है कि इस धारा के अधीन आदेश किया जाए, तब वह निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील। तो पहला अटैक यहाँ करना है कि एक जगह से दूसरी जगह मामला भेज सकता है कि अपील को ट्रांसफ़र करता है कि दोनों को। तो क्या मार कराएंगे, मैटर कोई चल रहा है कि अपील चल रही है कि दोनों, दोनों। दूसरा जो क्वेश्चन अच्छा बना है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ से कहाँ मामला या अपील ट्रांसफ़र कर सकता है, गलत न हो। फिर एक बार देखिए, एक हाई कोर्ट से दूसरे राज्य के हाई कोर्ट, ये सभी कर ले जाएंगे, लेकिन दूसरा ही पॉइंट पकड़ना है। एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे हाई कोर्ट के कहाँ, अधीनस्थ न्यायालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों मार कराई। फिर एक बार इसको समझिए, कई बार लोग गलत करके आते हैं, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट भी ट्रांसफ़र मामला या अपील कर सकता है। और आपका बनारस के लोअर कोर्ट से, आपका मान लीजिए कि आपका बक्सर के लोअर कोर्ट यानी कि बिहार के किसी जिले के लोअर कोर्ट को मामला या अपील ट्रांसफ़र कर सकता है। ये किसको पावर है, केवल सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट दूसरे राज्य में नहीं भेज सकता, अपने ही राज्य में भले कर दे एक जिला से दूसरे जिला, लेकिन दूसरे राज्य में भेजने का अधिकार हाई कोर्ट को। तो ये अधिकार केवल किसको है। फिर क्वेश्चन याद रखिए, किसका ट्रांसफ़र होगा, मामला की अपील क्या, दोनों, दोनों। कहाँ से कहाँ तक होगा, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, एक राज्य के हाई कोर्ट से, और एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे राज्य के अधीनस्थ न्यायालय। एक उदाहरण भी बताया जाए, आपका तमाम उदाहरण है आपका, लेकिन आपका उदाहरण बताया जाए, जैसे कि आपका मधुमिता शुक्ला हत्याकांड आपका चर्चित रहा था, जिसमें कि अमरमणि त्रिपाठी ने आपका कांड कराया था। तो आपका सीबीआई जांच हुई, तो आपका सीबीआई ने ही मांग किया कि हजूर ये माम सरकार इन्हीं की पार्टी की है, यहाँ हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, अतः इस मामले को किसी अन्य राज्य में ट्रांसफ़र किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 406 का सहारा लेते हुए यूपी से उत्तराखंड ट्रांसफ़र किया था, देहरादून। और उत्तराखंड जब ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ आजीवन कारावास की क्या मिल गई, सज़ा। जब सज़ा मिल जाती है फिर भी अभियुक्त आपका तिकड़मबाजी करता रहता है, कभी आपका बीमारी का बहाना लेकर, तो कभी पैरोल पर, तो कभी कुछ न कुछ करके बाहर क्या करते हैं, आते ही रहते हैं। जैसे राम रहीम है, 56-56 दिन का पैरोल कैसे मिल जा रहा है, यानी कि बिना सरकार की इजाज़त के मिल जाएगा। सरकार दबाव डाल रही है, तो एक एक दो दो माह का पैरोल मिल जा रहा है कि जाकर जेल से क्या रहो, बाहर। तो आपका तो आजीवन कारावास की सज़ा वहाँ हुई। और दो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने ही अपनी आंखों से अभियुक्तों को पहचाना था, देखा था घटना को, वह सक्षम साक्षी भी माने गए, उनकी न्यायालय में गवाही भी हुई। और वो मैं बताया था 118 एविडेंस में कि बच्चे सक्षम साक्षी हैं, यदि वे न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्न को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसका उचित उत्तर, उचित माने युक्ति युक्त, रीजनेबल, सही सही, ये नहीं कि गलत गलत नहीं। इसके बाद आइए खंड 2 देखिए, उच्चतम न्यायालय। अब यहाँ क्वेश्चन आपका बनता है कि उच्चतम न्यायालय 406 के तहत मामलों का अंतरण करता है महान्यायवादी के आवेदन पर,
हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर दोनों इनमें से कोई नहीं, तब तो दोनों मारिए। लेकिन एक पॉइंट मिस यहाँ है आपका। उच्च, देखिए हम बना रहे हैं क्वेश्चन नया। उच्चतम न्यायालय आपका मामलों या अपीलों का ट्रांसफर करता है, 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा महान्यायवादी के आवेदन पर, सही है। दूसरा आपका ऑप्शन देगा कि आपका निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, गलत है। तीसरा ऑप्शन देगा स्वप्रेरणा से, अपने मन से, ये भी गलत है। और चौथा उपर्युक्त सभी। तो किसके आवेदन पर ट्रांसफर किया जाएगा? उपर्युक्त सभी नहीं मारना है। इस ऑप्शन में केवल क्या? महान्यायवादी। क्वेश्चन आ चुका है आपका, क्वेश्चन आया हुआ है, गलत ना हो। फिर हम बता रहे हैं एक बात, या तो हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या महान्यायवादी के आवेदन पर ही मामला और अपील का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। न तो निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर किया जाएगा, न ही अपने मन से किया जाएगा। सुमोटो से नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। हाँ, हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय को सुमोटो से अपने ज्ञान के आधार पर स्वतः आदेश देने का इस मामले में पावर है, लेकिन किसको पावर नहीं है? केवल सुप्रीम कोर्ट को। तो सतर्क रहिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। अब तीसरा खंड आ जाइए आपका, जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन डिसमिस कर दिया जाता है और न्याय सुप्रीम कोर्ट की राय है कि ऐसा आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो बताइए वह आवेदक पर कितने हजार प्रति कर लगा सकता है? 1000। और सीपीसी में कितना था? 2000। सीआरपीसी में कितना था? 1000। और जो आवेदन का विरोध किया था उस व्यक्ति को दिलवा सकता है। यहाँ भी कवर करना है, दोनों को एक साथ पढ़िएगा। सीआरपीसी में कितना लगा सकता है? तुच्छ या तंग है, 1000। सिविल मामला था तो कितना? 2000। सीआरपीसी की कौन सी धारा? 406। नहीं, सीआरपीसी की। सीपीसी की कौन सी धारा? 25। अब आइए 408 देखा, 407 देखिए। मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। इसको जब भी पढ़िएगा फिर इसको पहले कोरिलेट के एक बार कर लिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 228 में ये प्रावधान है और सीपीसी की धारा 24 में। हाई कोर्ट को संविधान जोड़ सकते हैं। यहाँ संविधान का कौन सा अनुच्छेद जोड़ेंगे? 228। और आपका सीपीसी की कौन सी धारा? 24। तो बताइए 24 में सीपीसी में किसको किसको पावर है? 2 कोर्ट को, जिला जज और हाई कोर्ट। तो आइए आपका मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। बाहरी राज्य में नहीं भेज सकता, आपका अपने ही राज्य में एक जिले से क्या कर सकता है? दूसरे जिले। अब देखिए, जब कभी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में रिजु यानी कि फेयर और पक्षपात रहित यानी कि बायस वाला, अभी बताया गया बायस, जांच या विचारण न हो सकेगा, किसी असाधारण कठिन विधि प्रश्न के उठने की संभावना है, या इस धारा के तहत आदेश देना पक्षकारों के साक्षियों और पक्षकारों के लिए सुविधाप्रद होगा, या आपका कह सकते हैं कि अब जांच या विचारण किसी न्यायालय द्वारा किया जाए जो धारा 177 से लेकर 185 तक में आपका सक्षम है, या कोई विशिष्ट मामला या अपील या मामलों या अपीलों का वर्ग उसके प्राधिकार के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से ऐसे समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले किसी दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए, या कोई मामला सत्र न्यायालय को क्या कर दिया जाना चाहिए? कमिटल, सुपुर्द, या कोई विशिष्ट मामला या अपील
स्वयं उसको अंतरित कर दी जाए, यानी कि हाई कोर्ट स्वयं अपने यहाँ क्या कर सकता है, मंगा सकता है, केवल ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तो भेज ही सकता है, लेकिन हाई कोर्ट चाहे तो वह मामला क्या कर सकता है, स्वयं मंगाकर विचारण कर सकता है कि नहीं। तुरंत सेक्शन याद रखिए 474, पिछली बार पूछा गया था। सीआर हाई कोर्ट विचारण कर सकता है कि नहीं मामलों का, किस धारा में, कल ही परसों में बताया था 474 में। बताइए कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, जो कौन न्यायालय प्रक्रिया अपनाता है, कोर्ट ऑफ सेशन। रटिए भाई, आपका कौन सी धारा में, 474। तो उच्च न्यायालय, अब ये तो सामान्य बातें थी। अब जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से शुरू करिएगा, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करता है तो आपका या तो महान्यायवादी एप्लीकेशन दे या हितबद्ध पक्षकार। लेकिन हाई कोर्ट में पूछा जाता है, क्लास 2 अंडरलाइन करिए, निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से। बस याद रखिए, उच्च न्यायालय किसी आपराधिक मामलों का अंतरण करता है, बना लीजिए चार्ट, निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर दे देगा, फिर आपका स्वप्रेरणा से दूसरा देगा, और तीसरा हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, चौथा उपर्युक्त सभी। तो यहाँ क्या मारना है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन ये आ चुका है 2 बार एपीओ में, आप पूछ सकता है तो अंडरलाइन कर लीजिए। कि फिर एक बार देखिए, हाई कोर्ट जब ट्रांसफ़र करेगा तो व्यापक उसके पास पावर है, आपका निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर भी ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी पक्षितबद्ध पक्षकार के एप्लीकेशन पर भी, और तीसरा याद रखिए सुमोटो, अपने ज्ञान, स्वप्रेरणा। क्वेश्चन ये आया है, गलत ना हो, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आपका एक देखना रहता है कि अगर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दिया गया है और हाई कोर्ट को लगता है कि वह एप्लीकेशन मिथ्या या तंग करने वाला है, तो वह कितना मने प्रतिकर लगा सकता है आवेदनकर्ता पर, 1000। खंड 7 में है, आपका सुप्रीम कोर्ट भी कितना लगा सकता था, 1000। हाई कोर्ट भी कितना लगा सकता है, 1000। सिविल मामलों में धारा सीपीसी की 25 के तहत कितना, 2000। तो हाई कोर्ट भी कितना, 1000, सुप्रीम कोर्ट भी 1000। अब आ जाइए आपका अगली धारा आई है 408, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सत्य न्यायालय की शक्ति। तो सत्य न्यायालय भी पूछा जाता है, क्लास 2 याद रखिएगा, किसकी रिपोर्ट पर करेगा, तो निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, कि हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से उपर्युक्त सभी। ये क्वेश्चन आ सकता है तो क्या मारेंगे, उपर्युक्त सभी। सत्य न्यायालय की धारा के तहत मामला और अपील को ट्रांसफ़र करता है 408 के तहत। इसको आपका सीपीसी में जोड़ लीजिएगा 24। सीपीसी की कौन सी डीजे के बारे में धारा है, 24। अब रकम में अंतर आएगा, वही याद करना है। सुप्रीम कोर्ट कितना प्रतिकर लगाता था, 1000। हाई कोर्ट कितना लगाता था, 1000। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन कितना लगाएगा, 250। 250 अंडरलाइन करिए। तीसरे खंड में कितना लगा सकता है, आपका 250। देखिए, सत्र न्यायालय अपने ही जिले में एक जज से दूसरे जज को दे सकता है, दूसरे जिले में भेजने का पावर, दूसरे जिले में भेजना हो तो आपका हाई कोर्ट, और भारत में कहीं भी भेजना हो तो सुप्रीम कोर्ट बना ही है, एक राज्य से कहाँ, दूसरे राज्य। इसके बाद आ जाइए 409, सत्र न्यायालय द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना। जो दिया है मने सहायक इत्यादि को, उसको अपने पास मंगाकर स्वयं सुन सकता है। 410, न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों को वापस लिया जाना, ये 410 में है। 411, आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा, तो कार्यपालक यानी कि डीएम आपका कह सकते हैं
या हवाले कर भी सकते हैं। डीएम एडीएम के कोई मामला हवाले किए हैं तो अपने पास क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। 412 कारणों का अभिलिखित किया जाना, यानी कि जब भी 408, 410, 411 के तहत आदेश दिया जाए, कारण लिखा जाए कि न लिखा जाए, तो आपका लिखा जाए। लेकिन कौन कारण लिखने के लिए बाध्य नहीं है? 406 और 407 वाले, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम। एक लाइन लिख लीजिए, हो सकता है अंदर से पूछे कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अंतरण का आदेश देते समय कारण लिखने के लिए बाध्य नहीं है। कि कारण लिखे, कारण लिखना आवश्यक है कि नहीं? तो किनके लिए आवश्यक नहीं है? दो आपका कोर्ट के लिए। कौन कौन कोर्ट के लिए? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये बड़े वाले हैं। ये आपका बड़े वाले हैं, कारण न भी लिखें तो काम चल जाएगा कि नहीं? हाँ। अपर कोर्ट लोअर कोर्ट याद रखें, अपर कोर्ट दो हैं भारत में, हाई कोर्ट और कौन? सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स, इसको अपर कोर्ट कहा जाता है। और लोअर कोर्ट जो सत्य न्यायालय या डीजे और उसके नीचे। तो इनकी भाषा भी अलग है, अनुच्छेद 348 हम बताए। और लोअर कोर्टों की भाषा का निर्धारण कौन करेगी? राज्य सरकार। इस प्रकार आज की कहानी समाप्त किया जाए। अध्याय 32 आपका कल पढ़ाया जाएगा। आपका अध्याय 32, 33। अब 32 से भी एक क्वेश्चन बनता है, 33 से एक एक क्वेश्चन आपका बनते हैं सभी चैप्टरों से। एक एक क्वेश्चन के लिए ही सब, इधर से ज़्यादा इस समय क्वेश्चन बन रहे हैं।